को थकान हो जाती है, तो वो सोचते हैं कि एक नॉर्मल सी हमें थकान होगी, और अगर ये थकान लंबी चलेगी, हफ्ता 10 दिन चलेगी, हल्का फीवर रहेगा, तो हमें इस बात का सस्पिशन करना चाहिए, इसे देखना चाहिए कि ये टीबी हो सकती है, क्योंकि इसमें तेज बुखार नहीं होता है, दोपहर बाद इसका बुखार। जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, यानी कि जो फेफड़े से बाहर की टीबी है, उसके अलग सिम्टम है, वो जिस भी ऑर्गन को अफेक्ट करेगी उसके हिसाब से वो हमारे सामने आ सकती है। जैसे कि अगर जीआई ट्रैक्ट की टीबी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की टीबी है, तो उसमें डायरिया हो सकता है या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। लिम्फ नोड की टीबी है तो लिम्फ नोड स्वेल हो सकते हैं, जैसे कि ये आपने बच्चे देखते होंगे पीडियाट्रिक केसेज में, जो लिम्फ नोड है, जो गांठें हमारे गले के आसपास या मैंडिबुलर एरिया में गांठें सुन जाती हैं, वो सबसे पहले में इसके ऊपर सस्पिशन जाना चाहिए कि टीबी के कारण हो सकता है, क्योंकि पल्मोनरी के बाद जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है उसमें लिम्फ नोड एक मेजर पोर्शन उसमें इस पेशेंट इस कैटेगरी के पेशेंट आते हैं। उसके अलावा जैसे ब्रेन में भी हो सकती है, स्किन की भी टीबी हो सकती है, रेयर है बट इनको अफेक्ट कर सकती है। अब ये 4-5 साइन सिम्टम मैंने बताए हैं, इन बेसिस पे हम एक प्रोजेक्टिव टीबी पेशेंट को पहचान कर सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं टीबी को। अब हमारे आगे सवाल ये आता है कि हमने एक प्रोजेक्टिव टीबी पेशेंट को ढूंढ लिया, हमारे आसपास है, अब हम उसका आगे क्या करेंगे? अभी तक हमारे पास वो प्रोजेक्टिव है, अब उसको डायग्नोसिस के बेसिस पे कंफर्म करना है। कंफर्म कैसे करेंगे? कंफर्म करने के लिए हमारे पास 3-4 मोडेलिटीज हैं। जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा काम में आती है, वो है बलगम की जांच, क्योंकि जो पल्मोनरी टीबी का एक मेन सिम्टम था हमारा बलगम वाली खांसी। तो जो पहला टेस्ट हम करवाएंगे वो करवाएंगे बलगम की जांच। बलगम की जांच ऑलमोस्ट हर सीएचसी पे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे होती है, और किसी पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे भी होती है। तो हमारे जिले में 13 टीएमसी हैं जिनको भ्रांतियां क्या करी हुई हैं। और दूसरा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो लोग एचआईवी पीड़ित हैं, एक तरफ तो वो इस तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिंदगी के जूझ रहे हैं, ऊपर से हमारा समाज उनके प्रति गिलानी का भाव रखता है या तिरस्कार का भाव रखता है, तो ऐसे सैंपल दे रहा है तो इसका रिकॉर्ड बिल्कुल गोपनीय रखा जाता है। अगर आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके लक्षण पाए गए हैं, जो बताए गए थे, तो उसको निश्चित रूप से आप कहते हैं कि वो अपने आईसीटीसी के अंदर पर जाकर के अपनी एचआईवी की जांच अवश्य करवाएं, ताकि अगर ऐसा पॉजिटिव मिलता है तो उसका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पर शुरू किया जा सके। हमारे यहाँ पर एफआरआई सेंटर स्थापित किया गया है, जहाँ पर 2700 के आसपास लोग इस वक्त अपना एचआईवी के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इस ट्रीटमेंट के अंदर परमानेंट इलाज तो नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति संतुलित आहार लेता है और स्वच्छ वातावरण में रहता है और इस दवाई का लगातार सेवन करता है, तो ना जानते हुए आपको अपने कर्तव्यों के बारे में भी पता होना चाहिए। अब आप सारे एक मेडिकल लाइन से बिलोंग करते हैं, ट्रेनिंग के लिए यहाँ आते हैं, तो अलग अलग बीमारियों के बारे में तो हमारे व्यक्ति ने आपको सारा बता दिया, पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी सरकार की तरफ से बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम शुरू किए गए हैं जिस लेवल के साथ, और हमारे साथ आप करवा लो ना यार। आपको ये पता होना चाहिए कि सिविल हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा दी जाती है, और इसके साथ ही जब आपको बहुत सी चीज़ें आपको नहीं पता चलेंगी, जो अब तक आप सिर्फ अपनी ड्यूटी करके चले जाते हैं, आप ये नहीं देख पाते कि और क्या क्या सुविधाएँ यहाँ मिली हैं। अब जब आपको ये पता चलेगा यहाँ जो सारी सुविधाएं हैं, उसके बाद ही आप अपने आसपास, अपने घर परिवार में सबको जागरूक कर पाओगे कि सरकार द्वारा ये सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करवाई जाएंगी। इससे अलग, जैसे डॉक्टर भोला ने बताया, आज का युवा वर्ग नशे की तरफ बहुत खिंचा जा रहा है, तो मैं आपसे सबसे अनुरोध करूँगी कि आप सब प्रण लें कि हम नशे की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। आपके माता पिता ने बहुत मेहनत करके आपको पढ़ाने के लिए भेजा है, आज एजुकेशन भी बहुत कॉस्टली है, आप उनके सपनों को पूरा करो ताकि देश के तरक्की में योगदान दे सकें। इससे अलग अब एक इंटरनेट सबसे बड़ी समस्या है, ये भी डॉक्टर भोला ने आपको बताया। हर एक चीज़ के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़े होते हैं, इसका बहुत फ़ायदा है, पर हम उस फायदे की तरफ ना जाके इसके नेगेटिव में ज़्यादा आज का युवा वर्ग रहता है और उसमें ज़्यादा समय व्यतीत करता है। आप इसको अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। तो इंटरनेट कोई बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है, आप उसमें अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो कुछ समय, और उस पर ज़्यादा समय खराब ना करके इसको आप अपनी पॉजिटिव उसके लिए नॉलेज बढ़ाने के लिए यूज़ करें। आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड भी उसको बहुत मटीरियल मिलेगा, तो इसको ध्यान में रखें और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल ना करें। थैंक यू। हॉस्पिटल जे और नर्सिंग स्टूडेंट्स और उनके टीचर 12 अगस्त का दिन पूरे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रस्ताव पारित किया गया कि 12 अगस्त का दिन
पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाए, किया जा सके कि युवा देश के लिए क्या कर सकते हैं, ताकि युवा, हमारे देश के जो युवा हैं वो अपने अधिकारों के प्रति विशेष, किसी भी देश का युवा उस देश की रीढ़ की हड्डी के समान होता है। यदि देश का युवा सही रास्ते पर चल रहा है तो निश्चित रूप से देश की तरक्की में, उन्नति में और विकास, तो वही युवा उस देश के विकास के रूप में सबसे बड़ी बाधा बन के रूप सामने आता है। इसलिए के लिए आप क्या अहम भूमिका निभा सकते हैं देश के विकास में, आप किस प्रकार से अहम, जो हमारा हरियाणा स्टेट एज कंट्रोल सोसाइटी है उसने ये फैसला लिया है कि हम पूरे हरियाणा के अंदर 1 तारीख, इसके लिए उन्होंने 4 प्रोग्राम फिक्स किए हैं कि हम सबसे पहले युवाओं को HIV, AIDS, TB और बढ़ती प्रवृत्ति के प्रति युवाओं को जागरूक करें, क्योंकि हमारे देश का युवा निरंतर, किसी देश का युवा नशे की पेट मारता है तो अपने देश के लिए एक बोझ बन जाता है, वो विकास में भूमिका निभाने के बजाय उस देश में रुकावट के रूप पैदा करता है। क्योंकि जो लोग नशा करते हैं निश्चित रूप से फिर वो क्राइम देखते हैं, देश के युवाओं को सही रास्ते पर लेके आए। सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है हमारा जो आज का है वो है HIV, AIDS के बारे में युवाओं को जागरूक करना। निरंतर HIV जाए 3 करोड़ 98 लाख लोग HIV ग्रसित हैं। अगर बात की जाए पूरे हिंदुस्तान, हमारे जिला जींद के अंदर सिर्फ तो इस वक्त 45,000 पूरे हरियाणा की, तो 45,000 लोग HIV ग्रसित है हमारे हरियाणा के अंदर, और जिला जींद के अंदर के आसपास हमारे जींद के अंदर HIV ग्रसित व्यक्ति हैं, जिनमें से मात्र 2700 लोगों का हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है जो अपना HIV ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन 6000 लोग अभी भी हमारे रजिस्ट्रेशन में नहीं आ पाए हैं जो HIV पीड़ित हैं। अगर बात 22,122 जांच की गई जिला जींद के अंदर HIV पीड़ित व्यक्तियों की, उनमें से 218 लोग HIV पीड़ित पाए गए, जिसमें से एक खतरे की घंटी है। तो इसके लिए युवाओं को ये बताना आवश्यक है कि HIV क्यों फैलता है, प्रति जागरूक रहने में इनसे बचाव है हमारा। जब भी कोई, अगर सीधे शब्दों में बात करूं मैं, अगर जब वायरस किसी भी माध्यम से हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाता है तो वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर चीजें, उनका हम लोगों को बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि हम स्वयं और देश के लिए जो है वो कुछ काम कर सकें। देखिए, एक बेसिक सी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अगर हम लोग बात करें थोड़ा समय पहले की 50-40 साल पहले, तो हम लोग कहते थे कि हमारे नाना और दादा हैं, 100 साल हैं। आज भी कभी वोटिंग की बात होती है तो 100 साल से ऊपर के भी बुजुर्ग जो है वो वोट डालने के लिए खड़े होते हैं। तो आज अगर आज का जो लाइफ स्पैन है, हम अगर आज डिस्कस करते हैं तो एक व्यक्ति की औसतन आयु जो है वो लगभग हम ये समझते हैं कि 70 और 75 वर्ष रह गई है। कभी आप लोगों ने इसके ऊपर विचार किया कि जो 100 साल से ऊपर जीने वाले हमारे नाना दादा या बुजुर्ग थे वो अब सिमट कर 70-75 पे कैसे रह गए? देखिए, बेसिक जो चीज़ें थी, खान पान, हवा पानी, ये सारी जो है पूरी तरह से दूषित हो गई हैं। पानी के अंदर अगर आप देखो तो TDS है जो कि नॉर्मल लगभग 100 के करीब होता है, वो 500 और 1000 के करीब पहुँच रहा है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जाता है और पेट से संबंधित बाकी बीमारियों को जन्म देता है। हवा पानी की अगर हम बात करें हवा की, तो हवा के अंदर जो उपयुक्त मात्रा ऑक्सीजन की होनी चाहिए वो हमें नहीं उपलब्ध हो पा रही है। सभी लोग साधन संपन्न हो गए, जितने साधन ज़्यादा होंगे उतनी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ट्रैफिक के माध्यम से हवा के अंदर संलिप्त होती है। लोग जो है अपने रहने के लिए, रेजिडेंस के लिए जंगल तक को काट कर अपने रहने के मकान और कमाने के लिए फैक्ट्रियाँ वहाँ बना रहे हैं, जबकि प्रत्येक व्यक्ति को सरकार हर वर्ष मोटिवेट करती है कि प्रत्येक व्यक्ति को पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली हो, ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी के अंदर अगर आप लोग करेंगे तो वो उपयुक्त है। एक तो स्प्रे का जो क्वांटिटी है कि भाई उन लोगों को इतना घोल बनाना चाहिए, वो लगभग 5 टाइम्स हो चुका, यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग। दूसरी चीज़, नॉर्मल खेती के अंदर स्प्रे की आवश्यकता नहीं होती। आजकल जो है वो फल फ्रूट से लेकर के और जो आपका गेहूं और चावल है, सभी के अंदर जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल होने लग गया। बाद में जो कि वहाँ से निकल करके आपके भोजन की थाली में आते हैं, वही हम जो है वो अपने खाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये सोचिए, जो लोग इतना स्प्रे वाला भोजन या फल फ्रूट लेंगे, दूध की अगर आप बात करो तो दूध की भी जो गुणवत्ता है वो अब पहले जैसी नहीं लगी है, सिवाय उन लोगों के जिनके अपने घरों के अंदर जो है वो पशुधन है। वो तो ये माना जा सकता है कि भाई उनको ठीक तरह से दूध मिल रहा होगा, वरना ऑक्सीटोसिन का एक इंजेक्शन है 2-4-5 रुपये का आता है, जो कि सरकार की तरफ से बैन भी किया गया है। जो दूध की जो मात्रा है उसका,
लगभग आपका अगर 10 किलो है तो उसको डबल के करीब कर देता है। और आप ये सोचिए कि उसके अंदर जो फिर अवगुण आते हैं वो हम छोटे बच्चों को या बड़े बुजुर्ग को देते हैं, ये सोच के देते हैं कि भी उनकी सेहत जो है वो ठीक होगी। ठीक होने के बजाय जो है वो उनकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जो आजकल बांझपन की बीमारियां हैं वो इससे बढ़ रही है। जो पुरुषों के अंदर स्पर्म्स की जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी इस तरह के जो इंजेक्शन है ऑक्सीटोसिन और उनसे जो कंज्यूम होने वाला जो निकलने वाला मिल्क है वो हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो शरीर के ऊपर ये सोचिए कि जो साफ शुद्ध चीज़ें जो हमें प्राप्त होनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही हैं। तो वो जो आयु और लाइफ स्पैन था वो 100 वर्ष से घट के 70 आ गया। और अगर इसी स्पीड से ये चीज़ें रही जारी रही तो जो अब पीढ़ी हमारी आज के समय पे पैदा हो रही है उस समय तक तो ये समझा जाएगा कि लगभग 50 वर्ष जो है वो अपनी सारी उम्र के जो है वो निकाल पाएंगे। तो हमारी बेसिक ड्यूटीज़ बनती है कि हम अपने माहौल के अंदर जहाँ भी हम रहते हैं नए पेड़ पौधों का सीज़न के अंदर हमें लगाना चाहिए। इसी तरह से जो पानी है पानी की शुद्धता को बनाए रखने के लिए हमें जो अपनी तरफ से कर सकते हैं वो करें। और जो एग्रीकल्चर या किसान या खेत में जो हमारे भाई हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी रूरल बैकग्राउंड से संबंध रखते होंगे, उनको भी हम लोग एजुकेट कर सकते हैं। एक बहुत ही सीरियस मैटर है वो कि युवा है कि ज़्यादातर जो युवा है आजकल का वो अपने प्रस्त होकर के नशे की तरफ संलिप्त होता जा रहा है। नशा किसी भी तरह का हो, चाहे वो बीड़ी सिगरेट है चाहे वो शराब है। और इतने तक ही नहीं, अब तो जो नशा है वो अफीम चरस गांजा इंजेक्टेबल्स इतनी मतलब तरह की चीज़ें आ गई हैं कि आप अगर सोचो कि हम लोगों को हेल्दी जीवन जीने के लिए ही खान पान और हवा पानी ठीक नहीं प्राप्त होगी। और अगर उसके ऊपर से हम लोग अपने आप को इन जो बुरी आदतें हैं इनके अंदर हम डाल देंगे तो ये समझिए कि हमारा अपना तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, उसके साथ साथ एक व्यक्ति के साथ उसका पूरा परिवार जुड़ा हुआ होता है। उसका परिवार भी समाज से बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है। अपने जो बच्चे हैं उनका लालन पालन ठीक से नहीं हो पाता और वो देश की और समाज की तरक्की और उन्नति के लिए शायद कुछ कर पाएगा। तो हमारा बेसिक ड्यूटीज़ यही है कि हमें अपने कर्तव्य और जिम्मेवारियों को समझना है। और जो लोग जिम्मेवार नहीं हैं या जो लोग पढ़ाई के अभाव में इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं उन लोगों को भी हमें समय समय पर एजुकेट करना चाहिए। अगर हम अपनी तरफ से किसी एक व्यक्ति को भी एजुकेट कर पाएँ समझा पाएँ तो ये समझिए कि आज का जो हमारा यूथ डे सेलिब्रेशन का जो मोटो था वो सक्सेसफुल हुआ। और प्रत्येक व्यक्ति का ये फर्ज बनता है कि वो अपने साथ साथ जो है वो समाज का भी ध्यान रखे। समाज हमारे लिए क्या कर रहा है या सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, उसके अलावा हमारा अपना जो बेसिक ड्यूटी बनती है। प्रत्येक व्यक्ति यदि एक कदम आगे बढ़ाएगा तो समाज आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। आर्या डॉक्टर JK मान व डॉक्टर संदीप लोहान जी, आज का कार्यक्रम जो है वो एड्स कंट्रोल सोसाइटी और डिप्टी CMO डॉक्टर लोहान की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें कि विशेष फोकस अगस्त के माह में इंटरनेशनल यूथ के ऊपर किया जाता है। और 12 तारीख को हम लोग जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इसको इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसका मोटो और मकसद एक ही चीज़ है, इसके पीछे जो छुपा हुआ है वो ये कि जो आज का यूथ है वो अपने रास्ते से कहीं भटक ना जाए। प्रत्येक जो देश है वो उस देश का जो भविष्य है वो यूथ के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है। और यूथ अगर अपने पथ से भ्रष्ट हो जाएगा या अपने पथ से भटक जाएगा तो वो स्वयं के लिए, अपने परिवार समाज के लिए और देश के लिए तरक्की नहीं कर सकता। यही आज के कार्यक्रम का मेन मकसद है कि उनको जो है वो एक स्ट्रीम लाइन में एक सही दिशा के अंदर जो है वो प्रेरित करना। और एक शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि हम लोग जो है प्रत्येक यूथ को जो है वो गाइड कर सकते हैं कि उसकी अपनी जो बेसिक जिम्मेवारियां क्या हैं, अपने बेसिक कर्तव्य क्या हैं, अपने प्रति जो अधिकार हैं उसके बारे में उसको जागरूक होना चाहिए। और उसका जो जिम्मेवारी अपने आसपास के माहौल में, परिवार में, समाज में और देश के लिए जो बनती है उसके लिए भी वो उसको तत्पर होना चाहिए। अगर हम बात करें अपने फील्ड की, देखिए हम लोग जो है एक मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं सभी लोग। तो हम लोग यहाँ मैं चाहूँगा कि जैसे आप लोगों ने अभी HIV और एड्स के ऊपर फोकस किया
तो जो बाकी जो बेसिक जिम्मेवारियां हैं हमारी, अगर हम हेल्थ विभाग को लेकर के चलें तो उसके ऊपर विशेष फोकस रखते हैं। तो हमारी जो बेसिक बीमारी जो जिम्मेवारियां बनती हैं अपनी ड्यूटीज़ के दौरान, आप लोग अभी ट्रेनिंग पीरियड के अंदर हो, आप लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, आप फुल फ्लैश्ड हो गए, आने वाले समय में आप सभी लोग नौकरी पे भी हो गए, कुछ सरकार में कुछ प्राइवेट्स में। तो देखिए जैसे इन्होंने अभी आपको HIV एड्स के बारे में बताया, सबसे बेसिक जिम्मेवारी हमारी ये है कि जब भी हम अपने पेशेंट्स को हैंडल करें, डील करें, तो हम लोगों को मेडिकल प्रोफेशन में होते हुए इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं, हेपेटाइटिस है, HIV है, एड्स है, ये अभी तक की ट्रीटमेंट और इलाज जो उपलब्ध है उसमें लगभग लाइलाज बीमारियां हैं। तो हम अपने थ्रू जो है कभी भी किसी भी तरह का कोई इस तरह का इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ना दें। उसके लिए ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हम लोगों को ध्यान रखना है, और जब आप लोग अपने ग्लव्स हैं, सिरिंज हैं, सारी चीज़ जब डिस्पोज ऑफ करते हो उस दौरान भी आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये आपका बेसिक कर्तव्य है कि भाई बायोमेडिकल वेस्ट के दौरान भी आप लोगों को उनका डिस्पोज ऑफ ठीक तरीके से उचित माध्यम से करना है, ताकि जो उसको स्वीपर है हमारा जो क्लास 4 है, जो उसको बाद में इकट्ठा करके बायोमेडिकल के लिए सेग्रीगेशन के लिए हम लोग भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी असावधानी की वजह से उसको कहीं वो प्रिक लगे और वो भी जो है इससे इन्फेक्शन से पीड़ित हो जाए। ये समझा जाए कि यदि हम लोग अपने प्रोफेशन में किसी एक व्यक्ति को भी बचा पाते हैं तो वो हम लोग अपनी ड्यूटी के अंदर पूरी तरह से खरा उतरे। अगर हम बाकी बातें करें, बेसिक सी बातें कि आजकल मलेरिया सीजन चल रहा है, आने वाले टाइम पे अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो डेंगू के मच्छर की भी ब्रीडिंग होती है। तो हम लोगों को स्वयं जागरूक रहना है, आम व्यक्तियों को हम लोगों को जागरूक करना है, अपना घर आसपास की जो लोग हैं उनको इसके बारे में बताना है, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है कि जो मच्छर है वो कहाँ पनपते हैं, पानी के आसपास वाली जो पूल एरिया होता है उसके आसपास पनपते हैं। तो जो जहाँ पे पानी एकत्रित होता है, चाहे घरों के आसपास या छतों के ऊपर है, बारिशों का पानी इकट्ठा हो जाता है, हमारे जो टूटे हुए बर्तन है या किचन में जो रसोई के पीछे इकट्ठा होने वाला जो पानी होता है, उसका आप लोगों ने ध्यान रखना होता है कि जहाँ भी पानी इकट्ठा होगा और उसकी अगर मूवमेंट नहीं होगी तो वहाँ पर मलेरिया का या डेंगू का जो मच्छर है उसकी ब्रीडिंग हो सकती है। तो उसको हम लोग अपने स्तर पर कैसे रोक सकते हैं, हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं और खास करके आप लोग आम जनता को हम इस तरीके से जागरूक कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि आजकल का युवा पीढ़ी, देखिए जब से मोबाइल इंटरनेट शुरू हुए हैं तो हम लोग जो देश विदेश के बहुत ही करीब आ चुके हैं। हम लोग किसी भी चीज़ को मोबाइल इंटरनेट के जरिए जो है वो देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, बाहर फ़ॉरेन में क्या हो रहा है, क्या कल्चर वहाँ पे है, क्या यहाँ है। जहाँ बहुत सी अच्छी चीज़ें नेट इंटरनेट पे उपलब्ध है, वहीं थोड़ी बहुत जो है वो यूथ को भटकाने वाली। डॉक्टर JK मान, डिप्टी सिविल सर्जन और नर्सिंग कॉलेज से आए हुए आप सभी लोग, आज हम इंटरनेशनल यूथ डे फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हम 3 या 4 एरियाज़ पे मेन फोकस हम रखते हैं। इसमें जो सबसे पहला फोकस था हमारा वो था HIV एड्स के बारे में। दूसरा फोकस है ड्रग एब्यूज़ एंड जो यूथ की इश्यूज़ हैं, उनके कुछ कंसर्न्स हैं उसके बारे में। तीसरा इशू होता है ट्यूबरकुलोसिस को लेके, TB के बारे में। तो मैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आप लोगों से बातचीत करूँगा कि क्या बीमारी है, क्या लक्षण है, क्या इसका इलाज है, कैसे संभव हो पाता है। तो बेसिकली देखें तो ट्यूबरकुलोसिस जो है, TB है, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। क्योंकि सभी आप लोग मेडिकल बैकग्राउंड से हो तो इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि बैक्टीरिया क्या है, वायरस क्या है, इतना बेसिक पता होगा आप लोगों को। तो ट्यूबरकुलोसिस जो एक बीमारी है, बैक्टीरिया से फैलता है। 2 ग्रुप्स में ऐसे मरीज हमारे पास लगभग 80% केसेज ऐसे होते हैं जो फेफड़ों को, लंग्स को अफेक्ट करते हैं। दूसरा जो ग्रुप है वो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जो कि लंग्स को में हो सकती है, GIT ट्रैक्ट में हो सकती है, इवन ब्रेन में हो सकती है, किसी भी शरीर के ऑर्गन में ये हो सकती है। जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस हमारे TB के वो लंग्स में होते हैं, जिनको हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। अब आगे ये है कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को। तो इसमें एक बेसिक सा 4 सिम्टम्स का एक कार्डिनल कॉम्प्लेक्स है, सिम्टम कॉम्प्लेक्स, जिसके बेसिस पे हम प्रेजेंटिव TB पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। ये 4 सिम्टम हैं। सबसे पहला इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है स्पूटम
विद कफ मोर देन 2 वीक्स ड्यूरेशन, यानी कि 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी जिसमें बलगम आता हो, ये सबसे मेन इसका सिम्टम है। इसके बाद है फीवर, 2 हफ्ते या 10 दिन का बुखार। तीसरा सिम्टम